नमस्कार। आज हम 20वीं सदी की सबसे मशहूर और शायद सबसे बेचैन कर देने वाली कविताओं में से एक टी.एस. इलियट की द होलो मैन की दुनिया में उतरने वाले हैं। कविता की ये आखिरी पंक्तियां सुनने में जितनी सीधी लगती हैं उतनी ही गहरी हैं, है ना? और अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। तो बस यही वो सवाल है जो हमें टी.एस. एलियट की इस उलझी हुई कविता की परतें खोलने में मदद करेगा। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें कविता के इन रहस्यमयी किरदारों को समझना होगा। आखिर ये हॉलो मैन है कौन? यहीं पर इस कविता का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। ये लोग एक ही समय पर खोखले भी हैं और भरे हुए भी। खोखले क्योंकि उनके अंदर कोई आत्मा, कोई जज्बा, कोई नैतिक हिम्मत नहीं है, और भरे हुए बेकार भूसे से, जैसे कोई बिजुका होता है। मतलब उनके दिमाग में बेमतलब की बातें भरी हैं। जरा सोचिए इनकी हालत के बारे में। इनकी आवाजें सूखी हवा जैसी हैं, इनकी फुसफुसाहट का कोई मतलब नहीं निकलता। इनमें ताकत तो है पर वो किसी काम की नहीं, जैसे उसे लकवा मार गया हो। वो इशारा तो करते हैं पर कोई हरकत नहीं होती, बस एक दूसरे के सहारे झुके हुए खड़े हैं। अच्छा, तो ये खोखले लोग आखिर रहते कहाँ हैं? इनकी दुनिया कैसी है? चलिए देखते हैं कि उनका अंदरूनी हाल उनके आसपास के माहौल से कैसे जुड़ा हुआ है। ये दुनिया पहले विश्व युद्ध के बाद की तबाही का मंजर दिखाती है। एक वीरान बंजर जगह। एलियट इसे टूटे कांच और सूखे तहखाने वाली दुनिया कहते हैं। एक ऐसी जगह जो रूहानी और जिस्मानी दोनों ही तरह से मुर्दा हो चुकी है। इन पंक्तियों का मतलब है कि वहां उम्मीद या इंसाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। आंखें जो अक्सर सच्चाई या ऊपर वाले की नज़र का प्रतीक होती हैं, वो वहां है ही नहीं। और सितारे जो उम्मीद की किरण की तरह होते हैं, वो भी एक एक करके बुझ रहे हैं। अब इस खोखलेपन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एलियट ने कविता की शुरुआत में ही हमें दो बहुत जरूरी सुराग दिए हैं, जिन्हें एपिग्राफ कहते हैं। पहला सुराग है कर्ट्स का किरदार। उसमें काबिलियत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ताकत के लालच में उसने अपनी इंसानियत, अपनी आत्मा, सब कुछ खो दिया और अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया। दूसरा सुराग हमें गाय फॉक्स के पुतले से मिलता है। ये भरे हुए आदमी की तस्वीर को और पुख्ता करता है। बाहर से तो इंसान का रूप है, लेकिन अंदर क्या है? सिर्फ बेकार भूसा। ये इन खोखले आदमियों की हालत का एक और सटीक प्रतीक है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी ताकत की जो इन खोखले लोगों को पूरी तरह बेजान बना देती है। एक ऐसी चीज जो उन्हें कुछ भी करने, सोचने, यहां तक कि ठीक से प्रार्थना करने से भी रोकती है। कविता की ये पंक्तियां बताती हैं कि वो परछाई आखिर करती क्या है। ये एक रुकावट है जो ख्याल और हकीकत के बीच में आ जाती है और सब कुछ वहीं का वहीं रोक देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये परछाई कोई बाहरी ताकत नहीं है। ये उनके अंदर का ही एक दोष है। ये उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, उनकी विल पावर की कमजोरी है, जो किसी भी सोच को असलियत में बदलने ही नहीं देती। यहां हम देख सकते हैं कि ये परछाई काम कैसे करती है। कोई भी विचार आता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी काम में बदले, बीच में ये परछाई आ जाती है और नतीजा कुछ भी नहीं। तो अब हम जानते हैं कि ये खोखले आदमी कौन है, वे कहां रहते हैं और क्या चीज उन्हें बेबस बनाती है। चलिए अब उस शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं। देखिए, एक धमाके के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, फैसला लेने की इच्छा शक्ति चाहिए, और ये वो सारी चीजें हैं जो परछाई की वजह से इन खोखले आदमियों के पास हैं ही नहीं। इसीलिए उनका अंत एक सिसकी है। ये उस दुनिया का खामोश, बेआवाज और धीरे धीरे खत्म हो जाना है, जिसमें से विश्वास, मकसद और कुछ करने की इच्छा सब कुछ जा चुका है। अब जब हम इस पूरी पहेली को समझ चुके हैं, तो इन आखिरी पंक्तियों को एक बार फिर से सुनिए। शायद अब इनका वजन और इनका मतलब पहले से कहीं ज्यादा गहरा महसूस होगा। ये कविता हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या दुनिया का असली खतरा किसी बड़े धमाके या तबाही में नहीं, बल्कि धीरे धीरे हर चीज का मतलब खो देने में है।